Hello students, welcome to our YouTube channel Biofusion X. I am your educator Neha. I hope so you are all fine and doing well. Today we are going to discuss about the historical perspective of immunology. Basically इस क्लास में हमें ये देखना है कि आज के समय में जो हम इम्यूनोलॉजी को जानते हैं उस इम्यूनोलॉजी को डिस्कवरी में बेसिकली किन किन साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या रोल प्ले करा है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव में हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव करेंगे और आपके सिलेबस में इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी ये दोनों भी है. तो बेसिकली पूरी सीरीज चलेगी हमारी इम्यूनोलॉजी की. आपको आपका सिलेबस भी पता होगा जिसमें कि मैंने यहाँ पे एक सिलेबस की आपकी कह सकते हो स्क्रीनशॉट लगा दिया है. अगर आपको इस सारी की सारी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे फर्स्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इम्यून सिस्टम होता क्या है. तो जो बेसिकली इम्यून सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी का क्या होता है, एक तरीके का हमारा डिफेंस सिस्टम होता है. क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का कोई एक डिफेंस सिस्टम होता है. हमारी बॉडी में टोटल 11 तरीके के सिस्टम्स पाए जाते हैं. उसी सिस्टम में एक इम्यून सिस्टम भी होता है. सपोज करिए कि आपकी बाहर से क्या हुआ है, कोई फॉरेन पैथोजन आया है, राइट. अब वो फॉरेन पैथोजन जो आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, उस फॉरेन पैथोजन से आपकी बॉडी कैसे लड़ेगी. तो बेसिकली जो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है उस फॉरेन पैथोजन से लड़ने के लिए वही आपका इम्यून सिस्टम होता है. सो देखिए, इम्यून सिस्टम क्या हमारी बॉडी का क्या है स्टूडेंट्स, एक तरीके का आपका डिफेंस सिस्टम है जो कि क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. कैसे? फ्रॉम द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, राइट. चलिए अब देखिए इस इम्यून सिस्टम में क्या होता है. इस इम्यून सिस्टम में बेसिकली दो तरीके की आप कह सकते हो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. कौन कौन से? एक पाया जाता है आपकी बॉडी में सेल और दूसरा पाया जाता है क्या, मॉलिक्यूल्स. हमारी बॉडी में बहुत तरीके के इम्यून सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी बात हम आगे अपकमिंग क्लासेस में भी करेंगे. ये क्या है, एक बहुत तरीके के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है हमारी बॉडी का जो कि क्या करेगा, फॉरेन पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करता है. बात करते हैं क्या इम्यून रिस्पॉन्स की. बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है तो वो बेसिकली वर्क करने के साथ एक इम्यून रिस्पॉन्स को भी शो करता है. जैसे क्या करेगा वो, सबसे फर्स्ट जो फॉरेन पैथोजन आया है हमारी बॉडी में एंटर करा है उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि बेसिकली फॉरेन पैथोजन है क्या, ठीक है. उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद ही क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा. आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज़ करिए जब आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो पहले आप उस क्वेश्चन को समझते हैं कि बेसिकली वो क्वेश्चन है क्या, राइट. जब आप उसे अच्छे से समझ लेंगे तभी जाके आप उसका आंसर लिखना शुरू करते हैं. आप एकदम से आते ही तो क्या करोगे, आंसर लिखना शुरू करोगे नहीं, राइट. ठीक उसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है. और उस इम्यून रिस्पॉन्स को शो करने के लिए बेसिकली क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम पहले उस फॉरेन पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा कि बेसिकली बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, जो भी है. उसके बाद ही जाके क्या करेगा, उसके बाद जाके ही आपको वो रिस्पॉन्स शो करेगा. जब भी हमारे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स शो करता है तो उस रिस्पॉन्स में वो क्या करता है, बहुत तरीके के केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करता है, ठीक है. और वो केमिकल्स जो वो अपनी बॉडी से रिलीज़ कर रहा है वो क्या करेंगे, वो बेसिकली डिस्टिंग्विश करते हैं कि वो जो फॉरेन पैथोजन आया है कहीं वो आपका सेल्फ पैथोजन तो नहीं है. तो एक फॉरेन पैथोजन को दूसरे फॉरेन पैथोजन से डिफ्रेंशिएट करता है क्या, ये केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज़ करता है, ठीक है. अभी तक देखिए हमने क्या सीखा है. अभी तक हमने ये देखा है कि जो हमारा बेसिकली इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करेगा, वो बहुत तरीके के केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करता है और जो भी फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी में बाहर से एंटर करता है उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, ठीक है. रिकॉग्नाइज करेगा तब जाके वो रिस्पॉन्स शो करेगा, राइट. चलिए
अब अभी तक हमने देखा कि बेसिकली इम्यून सिस्टम होता क्या है। एक वर्ड आता है क्या, इम्यूनोलॉजी। ये देखो जो इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द इम्यून और लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो बेसिकली जब भी हमें इम्यून सिस्टम की स्टडी करनी होती है तो उसी ब्रांच को, इम्यूनोलॉजी क्या होती है? साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। ये जो बेसिकली इम्यून वर्ड है, ये क्या है? एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट। ठीक है। और इसी एग्जेम्प्ट का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? इम्यूनिटी। राइट। इसी वजह से हमने इसका क्या नाम दे दिया है? इम्यूनोलॉजी। सो बात करते हैं जो कि अब हमारा मेन टॉपिक है, क्या? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या अपने हिस्ट्री की। हिस्ट्री के टर्म में अगर हम बात करें तो ये आपके सामने फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट कौन से साइंटिस्ट आए थे, देन उसके बाद कौन आए थे, और हमें इन्हीं साइंटिस्ट के वर्क को वन बाय वन करके स्टडी करना है। ठीक है। तो बात करें सबसे फर्स्ट डिस्कवरी की, तो स्टूडेंट जो सबसे फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी वो किसने करी थी? वो करी थी उन साइंटिस्ट का नाम है थियोसाइटिस। और इन्होंने ये डिस्कवरी बेसिकली कब करी थी? 430 BC में। और जब इन्होंने बेसिकली सबसे फर्स्ट डिस्कवरी करी थी, इससे पहले इम्यून सिस्टम के बारे में बातें तो होती थी पर उसका कोई रिटर्न, कह सकते हो, रेफरेंस नहीं था। कहते ना कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। तो इन्होंने क्या करा था स्टूडेंट? सबसे फर्स्ट रिटर्न एविडेंस लिखा था। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने रिटर्न रेफरेंसेस लिखे थे। और उस वक्त जो डिजीज़ चल रही थी, जिस पे इन्होंने इम्यून सिस्टम के बारे में बताया था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, वो कौन सी डिजीज़ थी? वो थी हमारी प्लेग। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बेसिकली ये बोला था कि जिन इंसान को, बेसिकली जो पीपल ऑलरेडी प्लेग से ग्रसित हो चुके हैं, जिनको प्लेग हो चुका है और वो प्लेग से ठीक हो चुके हैं, सिर्फ वही क्या कर सकते हैं? दूसरे पीपल्स की देखभाल कर सकते हैं। क्यों? जिनको प्लेग हो रखा है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ऐसे उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जिनको ऑलरेडी प्लेग हो चुका है उनके बॉडी में क्या है? प्लेग के लिए इम्यूनिटी आ चुकी है। इम्यूनिटी आ चुकी है तो अब उन्हें दूसरी बार प्लेग होगा भी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। आज के समय में हमें ये पता है कि बेसिकली हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? सेल मेडिएटेड होती है और हमारी कौन सी होती है? दूसरी ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। पर उस वक्त ये सब बातें किसी को पता नहीं थी। राइट। तो इन्होंने क्या करा था? सबसे फर्स्ट रिटन रेफरेंसेस दिए थे कि कुछ एक इम्यूनिटी जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो इनकी जो एग्जैक्ट लाइन थी वो लाइन क्या थी? वो देखो आप कि just a minute. In describing a plague in Athens, he wrote in 430 BC that only those who had recovered from the plague could nurse the sick because they would not contract the disease a second time. सिर्फ वही लोग जो कि ऑलरेडी एक बार प्लेग से कह सकते हो ग्रसित हो चुके हैं, वही लोग, सिर्फ उन लोगों का इलाज कर सकते हैं जिनको प्लेग हुआ है, क्योंकि उन लोगों को दोबारा प्लेग होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट डिस्कवरी थी जहाँ पे थ्योसाइटिस ने ये बात बोली थी। सो बात करते हैं अब सेकंड डिस्कवरी की। तो ये जो सेकंड डिस्कवरी हुई थी स्टूडेंट्स, ये हमारी कहाँ हुई थी? ये हुई थी चाइना और टर्की में। राइट। तो जो हमारी सेकंड डिस्कवरी हुई थी, सबसे फर्स्ट ये याद रखो कि सेकंड डिस्कवरी हुई थी हमारी 15th सेंचुरी में। कहाँ हुई थी? चाइना एंड टर्की में।
और कौन सी डिजीज़ पे हुई थी बेसिकली डिस्कवरी हमारी? तो ये डिस्कवरी हुई थी हमारी स्मॉल पॉक्स पे। स्मॉल पॉक्स क्या होता है? बेसिकली जो स्मॉल पॉक्स होता है ये एक तरीके की वायरल डिजीज़ होती है, राइट? मीन्स किसी वायरस की वजह से होती है। आपने सुना होगा कि माता जी निकल गई है। बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स भी क्या होता है? वायरल डिजीज़ होता है, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं माता निकलना। ठीक उसी तरीके से क्या होता है? स्मॉल पॉक्स होता है, पर ये जो स्मॉल पॉक्स होता है ना थोड़ा कम डेंजरस होता है, राइट? तो जब आपको माता जी निकलते तो बेसिकली हमारे क्या होते हैं? फोड़े फुंसी होने शुरू हो जाते हैं, उसमें ना पस भरनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था? ठीक उसी तरीके से जब जिन पीपल्स को स्मॉल पॉक्स हो रखा था उन पीपल्स में भी क्या था? फोड़े होने लगे तो उसमें बेसिकली पस थी। तो जब वो पस सूख जाती तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई क्रस्ट। क्या कहते हैं? ड्राइड क्रस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? बेसिकली जो हमारी ड्राई क्रस्ट थी उसको लिया। ठीक है, इसको लेने के बाद इन्होंने हेल्दी इंडिविजुअल्स की बॉडी में क्या करा? एक तो कोई एक हेल्दी इंडिविजुअल था उसको ब्रीथ करवा दिया। ठीक है, और दूसरा हेल्दी इंडिविजुअल है और उसकी बॉडी में क्या कर दिया? स्किन काट कर उसमें इंजेक्ट कर दिया। तो क्या करा इन्होंने? कट इनटू दी स्किन। ये जो कट इनटू द स्किन है, इसी मेथड को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वेरियोलेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज वेरियोलेशन। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वेरियोलेशन सबसे फर्स्ट कब डिस्कवर होता है? तो 15th सेंचुरी में हुआ था, चाइना टर्की में हुआ था। डिजीज क्या थी? स्मॉल पॉक्स थी। क्या हुआ था सबसे फर्स्ट कि वहाँ पे जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी डिस्कवरी करी थी उन्होंने क्या करा था कि ऐसे पीपल्स जिनको ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स हो चुका है उन पीपल्स की बॉडी से क्या कर रही थी? ड्राई क्रस्ट ली थी। उस ड्राई क्रस्ट को क्या करा था? बेसिकली हेल्दी इंडिविजुअल्स ली थी, दो हेल्दी इंडिविजुअल्स ली थी। एक हेल्दी इंडिविजुअल को इन्होंने क्या करा? ब्रीथ करवा दिया, मीन्स उसके नाक के थ्रू उसकी बॉडी में डलवा दिया। और दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी पे क्या करें? स्किन पे कट मार कर उसके अंदर उस ड्राई क्रस्ट को इंजेक्ट कर दिया। और उसी मेथड को हमने क्या बोला? उसी मेथड को हमने बोला स्टूडेंट्स कि वो वेरियोलेशन है। ठीक है, अब देखो, सो लॉन्ग एगो इन चाइना एंड टर्की ट्राई टू मेक अदर इम्यून टू डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। दूसरे इंडिविजुअल्स को क्या करा? इन्होंने स्मॉल पॉक्स ना हो पाए इसलिए दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में इन्होंने वेरियोलेशन मैकेनिज्म को क्या करा? कह सकते हो उनके ऊपर ट्राई करा। ठीक है, अब देखो, जब इन्होंने वेरियोलेशन मैकेनिज्म को दूसरे इंडिविजुअल्स की बॉडी पे ट्राई करा तो क्या हुआ? अब सपोज करो जैसे आज के टाइम पे हमें पता है कोरोना वैक्सीन चल रही है, वैक्सीन लगाते हैं हम, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आती है। ठीक उसी तरीके से उस टाइम यहाँ पे क्या हुआ होगा जो कि इन्हें नहीं पता, बट आज के समय में हमें पता है कि जब भी किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की बॉडी से हम अपने अंदर कुछ लेते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी में भी क्या होता है? उस डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जनरेट होने शुरू हो जाती हैं। और वही एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? वही एंटीबॉडीज़ बेसिकली हमारी बॉडी में इम्यूनिटी इंट्रोड्यूस करती हैं, राइट? तो यही चीज़ यहाँ पे हुई थी कि जिस इंडिविजुअल को ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स था उस इंडिविजुअल की बॉडी से लिया गया और हेल्दी इंडिविजुअल में डाला गया ताकि उस हेल्दी इंडिविजुअल को दोबारा से स्मॉल पॉक्स ना हो पाए। ठीक है, और इसी मेथड को क्या बोला गया? वेरियोलेशन बोला गया। तो अब इसके बाद क्या हुआ? ये देखो, ये आप देख सकते हो, दिस इज ये आएगा आपका वेरियोलेशन मैकेनिज्म। यहाँ पे देखो ये क्या है? ये ऐसे इंडिविजुअल है जिसे ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स हो रखा था, उसकी बॉडी से ड्राई क्रस्ट लिया, एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया और यहाँ पे कट मार दिया। और इसी मेथड को, जो कट वाले मेथड को है, इसी मेथड को हमने वेरियोलेशन बोला है। ठीक है, चलो, सो
अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे थर्ड डिस्कवरी हुई है। जो थर्ड डिस्कवरी है बेसिकली, उस थर्ड डिस्कवरी कब हुई है, 1718 में, ठीक है। और ये बेसिकली कोई डिस्कवरी नहीं थी। यहाँ पे ये आप जो एक खूबसूरत सी महिला यहाँ पे साइड में देख रहे हैं, इन महिला का नाम है लेडी मैरी वर्टली, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बेसिकली ये देखा था, जो ये लास्ट पिछले स्लाइड में मैंने आपको वेरुलेशन मैकेनिज्म बताया, इस वेरुलेशन मैकेनिज्म जब यूज़ हुआ था चाइना टर्की में, तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा रहा था कि बहुत सारे लोग ना स्मॉल पॉक्स नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, जिनको भी वेरुलेशन मैकेनिज्म करा जा रहा था। तो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट हो रही थी। तो इन्होंने भी बेसिकली क्या करा, अपनी खुद के बेटे पे ये वेरुलेशन मैकेनिज्म करवा लिया, खुद के सगे बेटे पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन 1780 a lady named Mary Wortley saw how well variolation worked in Turkey. She had her own children try it and it helped them too. इन्होंने अपने खुद के बेटे पे भी करा वो वेरिएशन मैकेनिज्म, और उनके बेटे को भी इस चीज़ से बहुत ही फ़ायदा हुआ, ठीक है। देन इसके बाद क्या आती है, हमारी फोर्थ डिस्कवरी आती है। अभी थर्ड डिस्कवरी तक हमने क्या कर रखा है, वेरिएशन मैकेनिज्म में भी आया है। अब जो फोर्थ डिस्कवरी आती है ना, वो फोर्थ डिस्कवरी कब हुई थी, वो फोर्थ डिस्कवरी हुई थी हमारे 1718 में, 1718 में, सॉरी माय मिस्टेक, 1798 में, ठीक है। ये किसने करी थी, उन साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड जेनर, ठीक है। और एडवर्ड जेनर ने बेसिकली जो डिजीज़ यहाँ पे टारगेट करी थी, वो डिजीज़ कौन सी थी, वो डिजीज़ थी हमारी बेसिकली स्मॉल पॉक्स, और दूसरी थी काउ पॉक्स। अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल पॉक्स है, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ काउ पॉक्स से, तो स्मॉल पॉक्स ज़्यादा ही डेंजरस है। मीन्स जिसको भी स्मॉल पॉक्स होता है वो बंदा मर सकता है, ठीक है। पर जो काउ पॉक्स वाली डिजीज़ है, ये क्या है, ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो इसमें बेसिकली नॉट डेंजरस, ठीक है। और ये दोनों की जो दोनों डिजीज़ हैं बेसिकली कैसी हैं, वायरल डिजीज़ है, मीन्स कोई वायरस की वजह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा गया है, एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि जो आदमी ऑलरेडी, सपोज करो ये कोई आदमी है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है तो कोई मज़े नहीं लेगा, ठीक है। इसको क्या हो रखा है, इसको ऑलरेडी काउ पॉक्स हो रखा है, ठीक है। अब क्या करा, ये देखा गया कि अगर सपोज करो बाहर से कोई वायरस आता है जो कि क्या करता है, स्मॉल पॉक्स करता है, और इस इंडिविजुअल को ऑलरेडी काउ पॉक्स है, तो स्मॉल पॉक्स वायरस से मार नहीं पाएगा, मतलब ये स्मॉल पॉक्स वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो पाएगा, नॉट इन्फेक्टेड, क्योंकि ऑलरेडी ये काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो काउ पॉक्स है वो भले डेंजरस नहीं है बट डिजीज़ तो है। तो जैसे अगर डिजीज़ होगी तो इस बॉडी की, इस इंडिविजुअल की बॉडी में ऑलरेडी क्या आ चुकी है, एंटीबॉडीज़ आ चुकी है। तो जब हम इस इंडिविजुअल को स्मॉल पॉक्स वायरस ने कह सकते हो अफेक्ट करा, तो इस इंडिविजुअल को क्या हुआ, इस इंडिविजुअल को कोई भी आप कह सकते हो स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली इस मेथड का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा, और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बेसिकली बेटर करा था, क्या बेटर थी वेरिएशन मेथड, जो पीछे भी हमने वेरिएशन मेथड देखा था, इसे और बेटर करने की इन्होंने कोशिश करी थी। तो देखो इन्होंने बेसिकली क्या क्या करा था। In 1798, a doctor named
एडवर्ड जेनर मेड दिस मेथड बेटर। किस मेथड की बात कर रहे हैं? वेरिएशन मैकेनिज्म की। ही नोटिस दैट मिल्क मेट्स कौन होते हैं? जो दूध वाले होते हैं। उन मिल्क मेट्स को क्या आता है? उन मिल्क मेट्स को बहुत ही माइल्ड से सिकनेस थी, किससे? काउपॉक्स से। और उन्हीं मिल्क मेट्स को जो ऑलरेडी काउपॉक्स से इन्फेक्टेड है, उनको स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड नहीं हो रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे। तो इन्होंने क्या देखा यहाँ पे, क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि अगर हम बेसिकली उन पीपल्स को जो हेल्थी इंडिविजुअल है, जिनको अभी ना काउपॉक्स हो रखा है ना स्मॉल पॉक्स हो रखा है, ठीक है, वो हेल्थी है, तो सपोज करो कि ये जो है इसको काउपॉक्स हो रखा था, पर ये दूसरा कोई इंडिविजुअल है, इसको ना काउपॉक्स हो रखा है ना स्मॉल पॉक्स हो रखा है। इस इंडिविजुअल की बॉडी से हम फ्लूइड निकाल के इस इंडिविजुअल की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, है ना। तो इस इंडिविजुअल को भी क्या होगा? ना तो कोई काउपॉक्स हो पाएगा और ना ही स्मॉल पॉक्स हो पाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ था? यही वहाँ पे एडवर्ड जेनर ने यही चीज़ सोची। तो देखो, जेनर थॉट दैट गिविंग पीपल फ्लूइड फ्रॉम काउपॉक्स, अगर हम ऐसे जो हेल्थी इंडिविजुअल है उन पीपल्स को काउपॉक्स फ्लूइड दें, ठीक है, तो उन्हें क्या होगा? उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। ये उन्होंने सोचा। सोचने इन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, इस आइडिया को क्या करा? इस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करा। कैसे? इन्होंने क्या करा कि एक 8 साल का लड़का लिया, ठीक है, और उसकी बॉडी में क्या करा? उसकी बॉडी में काउपॉक्स फ्लूइड इंजेक्ट भी कर दिया। देखो इन्होंने क्या करा, एक 8 साल का लड़का लिया, ये मान लो एक 8 साल का लड़का है, इसको पहले तो क्या करा? इसकी बॉडी में काउपॉक्स फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे उन्होंने बेसिकली इसकी बॉडी में काउपॉक्स फ्लूइड इंजेक्ट करा, तो इंजेक्ट करने के बाद इन्होंने उसकी बॉडी में वापस से क्या करा? स्मॉल पॉक्स भी डाला। तो इस लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हो पाया, ठीक है। तो इनकी इसी डिस्कवरी ने उस वक्त उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करी। तो ये 4th डिस्कवरी थी। तो देखो अभी तक हमने क्या करा? अब तक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th डिस्कवरी देखी। फर्स्ट डिस्कवरी में थुसाइडिस थे, जो कि 430 BC में उन्होंने क्या करा था? 430 BC में बेसिकली उन्होंने फर्स्ट रिटर्न रेफरेंसेस दिया था। और उस वक्त क्या था? बहुत ज़्यादा प्लेग फैला हुआ था। तो उन्होंने सिंपल से एक टर्म बोल दी थी कि वही इंडिविजुअल बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको ऑलरेडी प्लेग हो चुका है। हेल्थी इंडिविजुअल कभी भी प्लेग इंडिविजुअल की मदद नहीं कर सकता। सिंपल इतना बोला था। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड डिस्कवरी में क्या हुआ था? सेकंड डिस्कवरी में बेसिकली वेरिएशन मैकेनिज्म को कह सकते हो सर्च करा गया। उसमें बेसिकली क्या हुआ था? 15th सेंचुरी में जो चाइना टर्किश थे, वहाँ पे क्या होता था? स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था। तो उस स्मॉल पॉक्स इंडिविजुअल की बॉडी से ड्राई क्रस्ट निकाली गई और उसे अलग अलग हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में इंजेक्ट करा गया, ठीक है। और अलग अलग हेल्दी इंडिविजुअल एक लिया गया जिसे ब्रीथ करवाया गया, और दूसरे की बॉडी में क्या करा गया? कट मार के इंजेक्ट करा गया। और वो कट मैकेनिज्म को हमने क्या बोला? वेरिएशन मेथड बोला। और वही वेरिएशन मेथड का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया था, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था? बंदे जो भी इंडिविजुअल थे वो इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे, और उनके बॉडी में भी क्या हो रहे थे? एंटीबॉडीज जनरेट हो रही थी। तो 1718 में क्या हुआ था? 1718 में थर्ड डिस्कवरी करेगी जो कि हमारी लेडी थी, उन्होंने उसी वेरिएशन मैकेनिज्म को अपने खुद के बेटे के ऊपर अप्लाई करा। उसके बाद फिर 4th डिस्कवरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि हम किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने करी थी। कब करी थी? 1798 में, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल देखा था वेरिएशन मैकेनिज्म का। तो उन्होंने ऐसे इंडिविजुअल्स लिए जिसको ऑलरेडी क्या है? जिसको ऑलरेडी काउपॉक्स था। तो उस काउपॉक्स वाले इंडिविजुअल की बॉडी से फ्लूइड निकालकर हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में डाला, और फिर उस हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में दोबारा से उन्होंने स्मॉल पॉक्स वायरस डाले। तो ये देखा गया कि उस इंडिविजुअल को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलिए अब आते हैं हम किसकी? लुईस पाश्चर की डिस्कवरी पे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लुईस पाश्चर ने क्या करा था? उस वक्त जो डिसीज़ इन्होंने टारगेट करी थी,
वो डिजीज़ क्या थी, सॉरी जस्ट अ मिनट, जो डिजीज़ इन्होंने टारगेट करी थी वो डिजीज़ स्टूडेंट थे हमारी क्लोरेला। क्यों नहीं हो रही, एक सेकेंड। ओके, तो जो डिजीज़ उन्होंने टारगेट करी थी वो डिजीज़ हमारी क्या थी, वो डिजीज़ थी हमारी क्लोरेला। ये क्या है, ये बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ऊपर वाली कैसी थी, ऊपर वाली थी हमारी वायरल डिजीज़, ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली लुईस पाश्चर ने ना कुछ चिकन्स लिए थे। ठीक है, इन चिकन्स की बॉडी में इन्होंने क्या करा था, इस क्लोरेला का क्या बनाया था, इस क्लोरेला को कल्चर करा था। पहले तो सबसे फर्स्ट क्या करा था, इसकी कल्चरिंग करी थी, मतलब ग्रो करा। तो कल्चरिंग करने के बाद इन्होंने कुछ टाइम तक ऐसे इसके कल्चर को रख दिया, तो ये कल्चर क्या हो गया, पुराना हो गया। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, ओल्ड कल्चर। ओल्ड कल्चर में भी क्या है, बैक्टीरिया है। फिर इन्होंने कुछ चिकन्स लिए, इस चिकन में ये ओल्ड कल्चर क्या कर दिया, इन्होंने इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने इस चिकन को ओल्ड कल्चर दिया, तो ये जो चिकन है इसमें थोड़ा सा डिजीज़ आ गई, ये क्या हो गया, सिक हो गया, बट ये मर नहीं पाया, नॉट किल। क्यों, क्योंकि क्या था यहाँ पे, बैक्टीरिया का कल्चर कैसा था, पुराना था। फिर इन्होंने क्या करा, एक नया कल्चर बनाया। ठीक है, न्यू कल्चर बनाया। अब उसमें जो बैक्टीरिया इन्होंने ग्रो करे थे वो भी नए नए थे। इस न्यू कल्चर बैक्टीरिया को इन्होंने क्या करा, वापस से इस सिक चिकन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। क्यों ऐसा क्यों करा, क्योंकि उस वक्त मार्केट में नए चिकन मिल नहीं रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने न्यू कल्चर वाले को भी क्या कर दिया, इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने ये देखा, जब न्यू कल्चर वाला इंजेक्ट करा तो ये जो ऑलरेडी सिक था ये ठीक हो गया। क्या हो गया, ये देखा गया कि ये वापस से रिकवर हो गया। राइट, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब इस चिकन के बॉडी में हमने ओल्ड कल्चर डाला तो बैक्टीरिया तो गया, बैक्टीरिया गया तो उसने, वो भले ओल्ड कल्चर, भले ही वो ओल्ड कल्चर का था, बट उसने इन्फेक्ट करने की कोशिश तो करी, उसे बीमार करने की कोशिश करी, पूरी तरीके से नहीं कर पाया। तो अब क्या हुआ, उस बैक्टीरिया के लिए इस चिकन की बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई। राइट, एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई हैं, तो अब जब सेकंड टाइम उसी सेम पैथोजन से, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, अगर उसी सेम पैथोजन से इस चिकन की बॉडी को वापस से, आप कह सकते हो आमना सामना हुआ, तो इसके बॉडी में ऑलरेडी क्या थी, एंटीबॉडीज थे। तो उन्होंने इस न्यू कल्चर वाले बैक्टीरिया को वहीं पे मार दिया और ये चिकन वापस से ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो पाश्चर ने यहाँ पे क्या रियलाइज करा, पाश्चर रियलाइज एज द बैक्टीरिया गोट ओल्डर। उन्होंने देखा चाहे बैक्टीरिया कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, दे बिकम वीकर। वो क्या होगा, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वैसे वैसे वो कमज़ोर होता जाएगा, और वो क्या कर पाएगा, चिकन को सिक नहीं कर पाया। ठीक है, तो उन्होंने इसी वीकेंड बैक्टीरिया को क्या नाम दिया, उन्हें इसी वीकेंड बैक्टीरिया को एक नाम दिया, क्या, एट्यूनेटेड बैक्टीरिया। क्या नाम दिया था, जस्ट अ मिनट, एट्यूनेटेड बैक्टीरिया। एट्यूनेटेड बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, वीकेंड बैक्टीरिया। और इसी वीकेंड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, जो कि आज के समय में हम जानते हैं कि बेसिकली वैक्सीन होती क्या है। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि लुईस पास्चर फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर करी थी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सब आपसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि फर्स्ट वैक्सीन बेसिकली किसने डिस्कवर करी थी। तो फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है लुईस पास्चर। ठीक है, सो ही नेम्ड दिस वीकेंट बैक्टीरिया एज अ वैक्सीन। तो आज के समय में हमें जितनी भी वैक्सीन पता है, चाहे वो कोरोना वैक्सीन ही क्यों ना हो, उस कोरोना वैक्सीन में भी कोरोना के वायरस को बहुत ही वीक करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा जा रहा है ताकि हमारी बॉडी में उस कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज जनरेट हो सके। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। जस्ट अ मिनट। चलिए, इसके बाद अब ये तो पता चलेगा कि सबसे फर्स्ट वैक्सीन की डिस्कवरी होगी, और साइंटिस्ट अभी यहाँ पे रुके नहीं थे, उन्हें भी आगे और भी ये जानना था कि इसके आगे और क्या क्या चीज़ें। तो उसके बाद अगले जो आते हैं वो आते हैं हमारे क्या, इमिल वॉन बैरिंग। ठीक है, 1890 में 1890 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने सॉरी ये जानने की कोशिश करी कि जो बेसिकली इम्यूनिटी होती है वो कैसे काम करती है। देखो अभी तक क्या हुआ था, इसको समझने की कोशिश करो। सबसे फर्स्ट क्या हुआ, वेरिएशन मैकेनिज्म आया। वेरिएशन मैकेनिज्म के बाद फिर हमारा क्या है, एडवर्ड जेनर जी आए जिन्होंने उस वेरिएशन मैकेनिज्म को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद हमारे